और मैं अकेला ऐसा आदमी था उस पूरे उसमें 12 तारीख से लेके और 20 तारीख तक हम पहली वो पार्टी थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। सिर्फ सपोर्ट नहीं किया, जब जब उनको आवश्यकता पड़ी मैं खुद 15 तारीख को उनके मंच पे गया। और जब मैंने वो हिंसा देखी जो पुलिस द्वारा, एजेंसी द्वारा, पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा सरकार के आदेश पे की गई, तो मैं पहला वो व्यक्ति था जो प्रोटेस्ट पे गया। बच्चों ने दिल्ली भरा और सेंटर कश्मीर दिखा रहा था। इतना बदलाव किया है सरकार ने बिल लाके, जो सरकार कह रही कि बहुत अच्छा। अभी भी सिस्टम में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, जब अपनी लोकसभा जो लड़ रहा है उसकी वोटिंग उसी लोकसभा में होती है, उसकी गिनती उसी लोकसभा में, जिस पे वोट चोरी पे इतना ईवीएम पे सवाल खड़े हुए हैं, तो सवाल ये है कि होम सेंटर क्यों नहीं हो सकते हैं। झारखंड की अगर हम बात करें, झारखंड में जिस तरह से बच्चे वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आपने कई बयान दिए, जो मैं आपके बयान पढ़ रही थी, जिसमें आपने कहा था कि सरकारें असंवेदनशील हो चुकी हैं। लेकिन आप क्या अभी तक वहाँ पर गए हैं? क्या आप जाएंगे वहाँ? अगर मैं वहाँ चला जाता और वो जो विप जारी होकर यहाँ बिल आए थे, तो यही विपक्ष के कुछ लोग जो हमारी बढ़ती ताकत से परेशान है, यही लोग आरोप लगाते कि मैं सरकार से मैंने जो कि वहाँ चला गया, जिससे मुझे बिल पे वोट ना करनी पड़े। मैं समझता हूँ चीज़ों को। मॉनसून सत्र खत्म हो गया है। अगर हम प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखें तो आज खुद जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे मिस्टर किरेन रिजिजू, उनका कहना था कि 12 में से 11 बिल्स जो हैं वो वॉइस वोट के ज़रिए पारित किए गए हैं। सिर्फ एक बिल जो था उसके ऊपर डिस्कशन लोकसभा में किया गया। तो यानी प्रोडक्टिविटी तो हुई, लेकिन अगर हम नैरेटिव की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद साहब हैं, ये युवा नेता हैं। ये जो हैं खुद जो छात्रों की लड़ाई है वो जंतर मंतर से संसद के अंदर ले गए थे, और बाबा भीमराव अंबेडकर की स्टैच्यू के नीचे ये जो है बारिश में वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे जब हमने इनसे आखिरी बार वहाँ पर बात की थी। सर, तब से अब तक छात्रों की स्थिति बदली है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, सरकार नया बिल लेकर आ गई है, लेकिन बिल को लेकर जो है बच्चे ज़्यादा खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अभी तक उसमें जो एक बदलाव की ज़रूरत है वो नहीं है। तो आपकी क्या राय है? देखिए, मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि संसदीय कार्य मंत्री ने क्या स्टेटमेंट दिया, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। और कितने बिल किस तरह पास हुए, मैं इस पर भी इसलिए नहीं जाना चाहता कि सच ये है कि वो जबरन पास कराए गए बिल हैं। विपक्ष का एक में भी कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे उन पर चर्चाएं हों, जैसे सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 में हम लोग चर्चा चाहते थे, और जो बिल आया है परीक्षा में लीक को लेके जो बिल आया उस पर भी एक विस्तृत चर्चा होनी थी, जो चर्चा बीच में ही छूटी और बाद में बिना मिनिस्टर के रिप्लाई के वो जिस तरह से पास हुआ, ये भी सबके सामने है। और मैं अकेला ऐसा आदमी था उस पूरे उसमें 12 तारीख से लेके और 20 तारीख तक हम पहली वो पार्टी थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। सिर्फ सपोर्ट नहीं किया, जब जब उनको आवश्यकता पड़ी मैं खुद 15 तारीख को उनके मंच पे गया। हमारी टीम लगातार वहाँ रही। 18 तारीख को जब कहा गया कि रात को प्रोटेस्ट हटा देंगे, तो मैं खुद वहीं रहा 2 बजे से सुबह 7 बजे तक। 19 तारीख को हमारी टीम रही, और 20 तारीख को जब कोई नेता उनके बीच में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि वो भीड़ है, उसमें कुछ भी हो सकता है, किसी नेता की जान भी जा सकती है, इस तरह की जो है चर्चाएं सामान्य थी, तो भी मैं उनके बीच में खड़ा था। और जब मैंने वो हिंसा देखी जो पुलिस द्वारा, एजेंसी द्वारा, पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा सरकार के आदेश पे की गई, तो मैं पहला वो व्यक्ति था जो प्रोटेस्ट पे गया। रात को 11 बजे से सुबह पूरी रात बारिश में, फिर नेक्स्ट डे, फिर अगली पूरी रात, फिर अगला पूरा दिन, फिर अगली पूरी रात। और जब तीसरे दिन 2 सीनियर मिनिस्टर मेरे पास आए ये कहने के लिए कि आपकी डिमांड क्या है, तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि आप संवाद कीजिए। और आपसे भी मेरी वार्ता हुई थी इंडियन एक्सप्रेस से, तो मैंने आपको भी कहा था कि वार्ता तब होगी जब रिजाइन हो जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी। फिर 23 में हमने पीसी की, और पूरे देश भर में आंदोलन घोषणा की। 25 तारीख में मैं लखनऊ था जब ये इस्तीफा हुआ। लेकिन मैं बच्चों के से करीब से जुड़ा हुआ हूँ, सोशल साइटों के जरिए, अपनी पार्टी के संगठन के जरिए।
वो सुधार चाहते हैं, जो सुधार मूलभूत बिलों से नहीं होगा, सरकार की नीयत से होगा। तो नीयत में आपको कहीं कमी लग रही है? कमी कल ही क्या, सुन लीजिए, हम्म, कमी ये है कि कल ही नए एडमिट कार्ड इशू हुए हैं और सेंटर कहा गया था कि भाई जो है हम लोग सेंटर, जो बच्चे प्रायोरिटी पे रखेंगे उन्हीं को सेंटर देंगे। तो बच्चों ने मेरठ भरा, कल ही बच्चे मेरे पास आए थे और सेंटर चेन्नई दिखा रहा था। बच्चों ने दिल्ली भरा और सेंटर कश्मीर दिखा रहा था। इतना बदलाव किया है सरकार ने बिल लाके, जो सरकार कह रही है कि बहुत अच्छा। अभी भी सिस्टम में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, जब अपनी लोकसभा जो लड़ रहा है उसकी वोटिंग उसी लोकसभा में होती है, उसकी गिनती उसी लोकसभा में, जिस पे वोट चोरी पे इतना ईवीएम पे सवाल खड़े हुए हैं, तो सवाल ये है कि होम सेंटर क्यों नहीं हो सकते हैं? होम सेंटर को भी अगर इग्नोर कर दिया जाए तो समवर्ती जिलों में बच्चों का सेंटर क्यों नहीं हो सकता है? मेरठ का सेंटर लखनऊ क्यों होगा और लखनऊ का सेंटर श्रीनगर क्यों होगा? श्रीनगर का सेंटर चेन्नई क्यों होगा? क्या आपका सिस्टम इतना फेयर नहीं है कि बच्चों के एग्जाम आप सही तरह करा पाएं? क्यों बच्चियों के साथ, जब आप, मैं तो देखता हूं एग्जाम हॉल के बाहर, कान में कोई पहना हुआ है उसको भी निकालते हैं, नाक में पहला उसको भी निकालते हैं, गले में मंगलसूत्र पहना उसको भी निकालते हैं, जैकेट पहनी उसको। तो फिर ऐसी कौन सी व्यवस्था है जहाँ पेपर लीक हो जाते हैं? या जिनका निकालना उनका निकालते हैं, जिनको भेजना आप ऐसे भेज देते हैं। और यही एजेंसी जो है, जो यहाँ यूपी में बैन है, उसने वही एग्जाम में शामिल थी झारखंड में, इसका पेपर लीक हुआ। झारखंड की अगर हम बात करें, झारखंड में जिस तरह से बच्चे वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आपने कई बयान दिए, जो मैं आपके बयान पढ़ रही थी, जिसमें आपने कहा था कि सरकारें असंवेदनशील हो चुकी हैं। लेकिन आप क्या अभी तक वहाँ पर गए हैं? क्या आप जाएंगे वहाँ? आज हाउस खत्म हुआ है। मैं राजनीति में अपने आप को बहुत बड़ा उस तरह से नहीं मानता कि भाई हम बहुत मैच्योर हैं, राजनीतिक मैच्योर, लेकिन हम इतना समझ गए हैं 2 साल के अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में, लोकसभा के सदस्य के रूप में, अगर मैं वहां चला जाता और वो जो व्हिप जारी होकर यहाँ बिल आए थे, तो यही विपक्ष के कुछ लोग जो हमारी बढ़ती ताकत से परेशान है, यही लोग आरोप लगाते कि मैं सरकार से मैंने जो कि वहां चला गया, जिससे मुझे बिल पे वोट ना करनी पड़े। मैं समझता हूँ चीज़ों को, इसलिए मैंने कहा कि भाई ये पहले ये हाउस खत्म हो जाए। अगर उनके प्रोटेस्ट की उनकी डिमांड बाकी रहेगी तो मैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा और जाना पड़ा तो उन बच्चों के पास भी जाऊंगा। लेकिन ये इस बात के ऊपर बहुत बहस हो रही है कि जो झारखंड का प्रोटेस्ट और जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है, जिस तरह से जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को एक मीडिया में ज़्यादा प्रभावित तरीके से दिखाया गया, उस तरह से झारखंड को नहीं दिखाया जा रहा है। तो क्या आप इन दोनों प्रोटेस्ट में कुछ तरह का डिफरेंस देख रहे जो हैं? गला फाड़ते रहते हैं यहाँ चैनल्स के एंकरिंग करते, वो सारे तो वहां चले गए हैं, उससे ज्यादा कैसे दिखाया जा सकता है? आप समझो ना, यहाँ के प्रोटेस्ट पे कितने आरोप लगे। मैं तो कहता हूँ कि युवक जहां भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं युवाओं के साथ खड़ा हूँ, मैं सरकार के साथ नहीं, किसी भी सरकार के साथ नहीं, मैं उन पीड़ित बच्चों के साथ हूँ जिनके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो केंद्र की सरकार के खिलाफ हो, चाहे वो पंजाब के खिलाफ हो, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे यूपी में प्रयागराज और BBAU में जो हो रहा है, चाहे वो वहाँ। मैं छात्र हितों की रक्षा के लिए यहाँ मौजूद हूँ और उनके साथ खड़ा हूँ। किसी भी सरकार को लाठी, गोली, पैलेट गन, टीयर गैस और बेटियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करने की छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन जिस तरह से जो जंतर मंतर की कहानी बाद में उभर कर सामने आई, केंद्र सरकार की तरफ से आरोप लगाए गए, उन्होंने एक विवरण दिया था जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दिया था कि इतने लोग थे, इतने एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, इतने रेपिस्ट थे, इतने इनके ऊपर कार्रवाई थी, तो उन्होंने एक विवरण दिया था। तो जिस तरह से वहाँ पर बच्चों के ऊपर बर्बरता भी की गई, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मतलब इस पूरे इवेंट को, या कहीं जो प्रोटेस्ट है, जो सरकार भी आरोप लगा रही, कह रही है विदेश से फंडिंग आ रही है। सरकार ने कोई ऐसा प्रोटेस्ट है जिस पे आरोप ना लगाया हो? पिछले 12 साल में कोई ऐसा एक प्रोटेस्ट बताओ जिसको सरकार ने माना हो कि ये सही है। और जिनसे सरकार जिन पे आरोप लगाती है प्रोटेस्ट पे, फिर उनके आगे झुकती भी है। किसान आंदोलन में जहां 700 किसान शहीद हुए, क्या देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी अब तक किसानों से? क्या वो बिल वापस नहीं लिए सरकार ने? क्या इस बार जिनको आप एंटी नेशनल और तमाम चीजें कहते हैं, उन बच्चों के साथ की डिमांड को आपने पूरा नहीं किया गया? तो वो कह रहे हैं हम संवेदनशील क्या आप हैं। विदेशी ताकतों के आगे झुक जाते हो क्या? नहीं, वो कह रहे हैं हम संवेदनशील हैं, हम बहुत सीरियसली लेते हैं बच्चों की आवाज़ों को। तभी 25 दिन लोग भूख हड़ताल से मर रहे थे, आपने कोई डायलॉग नहीं किया उनके साथ, कोई संवाद नहीं किया। इतने संवेदनशील हैं आप। हम जानते हैं
इस सरकार की संवेदनशीलता को, हम जानते हैं किसानों की 700 शहीदगी को, उनके रास्तों में लगे बड़े बड़े कांटों को, लोहे की कीलों को, कटीले तारों को हमने देखा है। हम प्रोटेस्ट में थे, हमने सीए का प्रोटेस्ट भी देखा है, हमने दिल्ली में गुरु रविदास गुरु घर टूट गया था उसका प्रोटेस्ट भी देखा है, हमने किसानों का प्रोटेस्ट भी देखा है, पहलवान बेटियों का प्रोटेस्ट भी देखा है, और हमने ये प्रोटेस्ट भी देखा है। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री, क्योंकि जब मैं पुराने जर्नलिस्ट लोगों से बात कर रही थी सरकार की संवेदना ये है हाँ, कि सरकार के नेता हाँ, युवाओं को गटर छाप जैन जी को बता रहे थे, कंगना रनौत ने बताया था। एंटी नेशनल एलिमेंट बता रहे थे, और फिर उनसे अगर वो एंटी नेशनल एलिमेंट हैं, फिर आप गटर छापे तो वार्ता क्यों कर रहे हो? कि एंटी नेशनल, एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंटों से वार्ता होती है? सरकार सब जानती है, लेकिन अपने झूठ को छिपाने के लिए इन शब्दों का सहारा लेती है। अब ये नाकाम हो गए हैं, अब ये जनता इन बातों में नहीं आने वाली। होम मिनिस्टर को जवाब नहीं देने दिया गया। 1962 के बाद शायद ये पहली बार है कि होम मिनिस्टर जो है उसको बोलने नहीं दिया गया संसद के अंदर। कल केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से एक सुझाव भी आया था, लेकिन विपक्ष ने उसके ऊपर कुछ मतलब एक तवज्जो नहीं दी। आप एज अ पार्लियामेंटेरियन आप इसे कैसे देखते मैंने हैं? देखा कि माइक छीन लिया गया था उनका और बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी, जिससे कि बोल नहीं पा रहे थे, सरकार के मंत्री बोल नहीं पा रहे थे। ये सारे बिल कैसे पास हो गए, सारे शोर शराबे में? और आज विपक्ष ने ये स्पीकर साहब से कह के हाउस खत्म करा दिया। इसलिए नहीं वो बोल पाए क्योंकि विपक्ष के दबाव में सरकार, स्पीकर सर ने ऑर्डर कर दिया और हाउस खत्म हो गया। कोई तो तथ्यपूर्ण बात कहिए जिसको लोग भी स्वीकार कर लें। आदरणीय अरुण जेटली साहब जो बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी, उनका कथन है पार्लियामेंट में कि डिसेंट, हाँ, इस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की, हाँ। ना कि विपक्ष की। सरकार अगर एक और पूरा हाउस जो है, आई थिंक वो शीतकालीन सत्र था जो पूरा वॉश आउट हुआ था फिर एसआईआर पे चर्चा को लेके, लेकिन नेक्स्ट सेशन में उसी एसआईआर पे चर्चा हुई। तो ये जो डिमांड्स थी अगर आप पहले दिन पूरी कर देते, क्या चंदा चोरी विषय नहीं है? हाँ। क्या देश की करोड़ों लोगों की आस्थाओं का विषय नहीं है? क्या कोई ऐसा मामला आप देखिए, पप्पू यादव खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन चंदा चोरी पे एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी की रिपोर्ट के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई, क्यों? ऐसा क्यों? इसके ऊपर मैं एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार की तरफ से ये दलील दी जाती है कि जब हम चंदा देते हैं, जब हम चढ़ावा डालते हैं किसी भी मंदिर में, हम भगवान को नहीं दे रहे, हम पंडित जी को दे रहे हैं, मंदिर को दे रहे हैं। अब वो मंदिर के ऊपर है कि वो किस तरह से वो पैसे को यूटिलाइज करे। ठीक है, तो ये कहना कि चंदा चोरी हो गया है, चढ़ावा चोरी हो गया, ये गलत है। सरकारी कर्मचारियों के तनख्वाह से पैसे काटे आपने, आप वो रिकॉर्ड उठा के देख लो, काटे या नहीं काटे आपने। और अगर ऐच्छिक स्वीकृति से भी किसने दिया है तो जिस काम के लिए दिया उसी काम में लगे, या किसी और काम में उसको लगा दे जाए। वो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? भरोसा। तो जहां भरोसा ही टूट गया हो, भरोसे के साथ ही जो है खिलवाड़ होगी हो, तो वहां सवाल नहीं पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा ज्यादा मुद्दा बड़ा आप है? मुसलमानों की तो बड़ी चिंता करते हो। आपकी सरकार में तो एक मुसलमान मंत्री नहीं है। आपको 3 तलाक की भी परवाह है, 370 की भी परवाह है, आपको वक्फ की जमीनों की भी परवाह है। वहां तो आपका कोई चंदा नहीं है, वहां तो आपका कोई जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं है। उनके खिलाफ तो आप कानून ले आते हो और आप दूसरे सवाल पूछते हैं किस मुंह से? जैसे इन्होंने कहा कि भाई हम चंदा देते हैं तो वक्फ की जमीनें तो वो वक्फ के नाम है, आप कौन है उस पर कानून लाने वाले? फिर ये कहा सवाल पूछा जाए उनसे, भाई मुसलमानों के लिए 3 तलाक इशू है या नहीं है? ये मुसलमानों का मामला था, आप क्यों बिल लेके आए? फिर आप बताओ। अगर आपका ये कुतर्क तर्क है, सरकार का ये तर्क दी उन्होंने दिया है, सरकार का जो कुतर्क अगर तर्क है, तो मेरे सवाल का जवाब सरकार दे दे। ये कहे कि इस तरह के कुतर्क देके क्या हम सवाल के जवाब से भाग सकते हैं?
आपको लूट की छूट दे दी जाए कि जनता के सहयोग के पैसे पे आपको लूट की छूट दे दी जाए कि आप उसको लूट लो। जमीनों में जो घोटाला हुआ उसको भी दान का था क्या वो, कि जो जमीन जो है अभी 2 घंटे पहले रजिस्ट्री कराई 4 करोड़ रुपए की और वो 16 करोड़ रुपए की बिक गई 2 घंटे बाद, वो भी ये क्या था? इसका भी जवाब है सरकार, इसके पे भी कुतर्क है सरकार के पास। उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्या ज्यादा बड़ा मुद्दा रहेगा, छात्रों का आंदोलन या फिर चंदा चोरी? देखिए दोनों ही मुद्दे रहेंगे। हम्म। और अभी जो नया इनोवेशन कर रही है सरकार, जो पूर्व में मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार सब जगह कर चुकी है, महाराष्ट्र में, और अब यहाँ भी ला रही है क्या कि चुनाव तक लाडली बहना और चुनाव के बाद भूल जाओ बहना। अच्छा, ओके। ये जो बहना को खुश करने के लिए कुछ पैसे उसकी वोट खरीदने के लिए देने के बारे में सरकार सोच रही है, ये इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि उनको पता लग गया कि बहनें खिलाफ हैं। अक्सर हम भी जब बहनें नाराज होती हैं तो उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देके कोशिश करते हैं कि बहनें हमारे पक्ष में आ जाएं। सरकार ऐसा ही कुछ कर रही है। लेकिन जैन जी जिनको लाठी डंडे पड़े हैं और जिनसे आपके गुंडों ने माफिया मंगवाई हैं डरा डरा के, वो बच्चे, और जो अब जैन अल्फा आ गया है, जिनके स्कूल अच्छे नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग टपक रही है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, किताबें नहीं मिल रही है समय पे, स्कूल ड्रेस नहीं है, टीचर्स नहीं है, प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे हैं, रास्ते अच्छे नहीं हैं, गंदगी है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा, ये सारे जनजीव के मुद्दे भी अब वो नेताओं की चिंता नहीं कर रहा है, निकल के जाके डीएम ऑफिस का घेराव कर रहा है। तो अब आप समझो कि जागरूकता का असर कहाँ चला गया है। तो जब जागरूकता बढ़ेगी तो फिर भ्रम नहीं चलेगा। क्या ये जो सीजेपी का जो सेकंड पार्ट 2 मूवमेंट है, जन अल्फा का, जो आपने स्कूलों का जिक्र किया, इसे लेकर कुछ होने वाला है कुछ इस हम तरह? इसको लेके लंबे समय से काम कर रहे हैं। हमारा जो आप उधर देखोगे वही पाठशालाओं के साथ आपको दिखाई देगा। और लगातार अभी जब तो ये प्रोटेस्ट भी नहीं था सीजेपी वगैरह का, तो मैं पिछले 6 महीने से गली गली कहता फिर रहा हूँ कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, वहाँ फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। इस बात को मैं पिछले 6 महीने से मंडल स्तरीय सम्मेलन करके कहता हुआ घूम रहा। ये तो बेचारे बाद में आए, इनको तो बने भी इनके आंदोलन में 3 महीने में। इस बात को हम कहते घूम रहे हैं। ऐसे ही हेल्थ फैसिलिटी में सुधार के लिए कि सरकारी अस्पतालों की हालत ख़राब है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ मशीनें नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ नर्सें नहीं है, वहाँ दवाइयाँ नहीं है, इस बात को कहते हुए, और कानून व्यवस्था खराब है, इस बात कहते हम लोग घूम रहे हैं। लेकिन इस सरकार को तो कुछ सुनाई नहीं देता है। मोहन भागवत जी ने भी उन्हें एक राय दी है, उन्होंने कहा कि जेनजी की उन्हें भी काफ़ी चिंता है। मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? मुझे क्या देखना, सरकार देखे। क्या लगता है आपको कि सरकार उनकी मुझे तो ये पता है कि जैन जी जो है 2014 में कंधे बिठा के लाया था भाजपा को, अब ये 2027 में यूपी से और फिर 29 में केंद्र से छोड़ के आएगा वापस। क्योंकि मैं जब इस एज में था, जैन जी की एज में, तो अगर मुझे किसने अपमान मेरा किया तो मैंने उसको भूला नहीं है जब तक मैंने उस अपमान का बदला नहीं लिया है। वो एज ही ऐसी होती है, उसमें आदमी भूलता नहीं है, ना प्यार को भूलता, ना धोखे को, ना अपमान को, ना नुकसान को। तो जो आपने किया है उनके साथ, अब वो इंतजार कर रहे हैं कब बटन दबाने का मौका मिले, आपसे हिसाब किताब कर लें। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा कि यंगस्टर्स वोट नहीं करते हैं। अब करेंगे ना, उनके पास तब तक गोल नहीं था ना, लक्ष्य नहीं था, मिल गया ना उनको कि जिन्होंने लाठी बजाई उनसे हिसाब करना है। मैंने तो देखा भाजपा के उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने अपने यहाँ एक कार्यक्रम कराया था और एक मीडिया चैनल ने उसको कवर किया, तो बच्चों से पूछ रहे थे, तो वो 9th क्लास के बच्चे कह रहे थे लाठी क्यों मारी, प्रोटेस्टर को लाठी क्यों मारी दिल्ली में। तो आप समझो कि 9th क्लास के बच्चे में जागरूकता है, तो अपनी मम्मी पापा से नहीं कहेगा कि इनको वोट मत करना, और वो ये नहीं कहेगा कि चंद्रशेखर भाई खड़े थे उनको वोट करना है। आप समझ रहे हो ना, जिनके अंदर इतनी तकलीफ है जो यहाँ नहीं आए और वो देख रहे थे कौन खड़ा है, तो वो क्या वो बदलाव नहीं करेगा? सर, उत्तराखंड में भी एक बच्ची का मामला सामने आया था जिसमें उसने इंटरनेशनल प्रतियोगिता के लिए बोला था कि 1.5 लाख रुपया मांगा गया था। हालांकि वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई बात नहीं और बैठ जाओ, और वो वीडियो जो है वो डिलीट कर दिया गया। हाँ, तो अब यही है बस सच्चाई। उत्तराखंड मैंने वो ट्वीट किया ना, उसके बाद वो वीडियो निकाल के मैंने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री ने युवाओं से संवाद किया, और जब उस बच्ची ने कहा कि मैं इंटरनेशनल खेलने जाना चाहती थी, मैं नेशनल क्वालिफाई करके आई थी, लेकिन मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगे गए, और बड़ी भावुकता के साथ चुप हो गई वो कहते हुए, सरकार के भ्रष्टाचार को, उत्तराखंड सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया,
तो उस वीडियो को डिलीट कर, यही है सच कि आप अपनी नाकामी को डिलीट करके छिपाना चाहते हैं, लेकिन नाकामी छिपेगी नहीं। क्या उस बच्ची के मन में तकलीफ नहीं है? जब कल मौका मिलेगा तो वो बच्ची क्या फैसला लेगी? वो फैसला लेगी कि जिन्होंने 1.5 लाख रुपए का भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, मेरे सपनों को कुचला, उनको मैं पावर में नहीं आने दूंगी। जेन अल्फा, जेन जी, मिलीनियर्स मिलके जो लगभग भारत में 50% है, ये अपने ऊपर हुए अन्याय का जवाब लेंगे और आज तक जो सिस्टम नहीं सुधरा उसको सुधारेंगे। मैं तो इसलिए बार बार कहता हूँ नौजवानों से, राजनीति में आओ, आके अपनी लड़ाई खुद लड़ो। उत्तर प्रदेश के नौजवानों की क्या कहानी है, मतलब वो किस तरह से देख उत्तर रहे हैं प्रदेश के राजनीति नौजवानों में से एक बैठा था हूँ हाँ, मैं। तो आप तभी तो मैं पूछ रही हूँ तो उत्तर आपसे। प्रदेश के नौजवानों ने अपना पहला प्रतिनिधि मेरे रूप में यहाँ भेजा। अब वो कह रहे हैं इसको संख्या को बढ़ाना है। आप देखना जिस बार 2027 के परिणाम आएंगे तो यूपी का जो नौजवान है वो अपने अपने हितों की रक्षा के लिए बहुत सारे जैन जी युवाओं को, जिनको हम लोग अवसर देंगे, वो उनको विधानसभा भेजेगा और फिर आने वाले समय में 29 में लोकसभा भेजेगा। समीकरण क्या बन रहा है, ये बहुत लोग पूछते हैं, ये थोड़ा समझाओ, समीकरण क्या बन रहा है? समीकरण तो वही है जो नगीना में था। हाँ। नगीना मॉडल ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है, वरना 2017 और 2022 का जो मॉडल था विपक्ष का, वो पर्याप्त नहीं भाजपा को हराने के लिए। इसका ये रिजल्ट इसका उदाहरण है कि जो 2017 का मॉडल था, जो अब 2027 में यूज करने की कोशिश की जा रही है, उसको 60 से कम सीटें मिली थी, और 22 का जो मॉडल बनाया था 8-10 पार्टियों का, उसको भी 150 से कम सीटें मिली थी। लेकिन जो खतौली में बनाया था आपने, उसने 3 बार की जीती हुई सीट को हरा दिया था उपचुनाव में। कहते हैं उपचुनाव सरकार का होता है। और जो नगीना का मॉडल था, उसने जमानत जब्त करवा दी थी वहां भारतीय जनता पार्टी की, 1.5 लाख से ज्यादा वोटें विजयी हुआ। और अभी दतिया का उपचुनाव इस बात का गवाही दे रहा है कि दतिया जाने से पहले पूरे यूपी को और राजस्थान के कुछ हिस्से कवर करना पड़ेगा। तो जब वहां तक बात चली गई दतिया में, तो फिर यूपी की क्या हालात होंगे, इस बात का फैसला आपको जल्दी आने वाला चुनाव बता देगा। योगी बाबा का क्या स्थिति लग रही है? योगी बाबा ने 10 साल बड़ी जो है सेवा कर ली। अब जनता उनसे सेवा नहीं कराना चाहती, अब जनता उनको जो है सेवा मुक्त करना चाहती है। आराम की तरफ ले जाना चाहती है कि वो आराम करें और जनता को परेशान ना करें ज़्यादा, क्योंकि वो और उनकी सरकार में जिस तरह के घोटाले हैं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती का हो, चाहे आरओ की भर्ती हो, तमाम जो घोटाले हुए हैं, यूपी पीसीएस का हो, एसआई का हो, ये सब घोटाले इस बार उनको जो है जनता सबक सिखाएगी, ये स्पष्ट है। सेंसस को लेकर भी आपने एक अपना स्पष्टीकरण रखा था, उसे थोड़ा सा समझाएं हमें। नहीं, सेंसस की हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि सेंसस होना चाहिए, और सिर्फ सेंसस नहीं होना चाहिए, उसके साथ उसके आर्थिक आंकड़े भी जारी होने चाहिए। देश जानना चाहता है कि आज़ादी के 75 साल बाद देश में किस समुदाय की क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक क्या है, राजनीतिक क्या है, शैक्षिक क्या है, ये देश के सामने आना चाहिए। एक एक्सरे फिल्टर आना चाहिए, होकर टेबल पे आना चाहिए कि देश को पता लग सके। क्योंकि यहाँ झूठ बहुत तैरते हैं कि इस समाज को ये मिल गया, इस समाज को ये मिल गया, इस समाज को ये नहीं मिला, ये समाज गरीब है, ये समाज बेबस है, ये इस पर ज़मीन नहीं है, इस पर रोजगार नहीं है, इस पर गाड़ी नहीं है, इस पर ये नहीं है। तो ये सब फिल्टर होकर सामने आ जाए, एक ब्लूप्रिंट आ जाए देश के सामने, तो पता लग जाए कि 75 साल में कौन आगे बढ़ा है और किसको आवश्यकता है अभी, जिसकी तरफ सरकार सोचे। सर आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश के चुनाव कब होने जाने हैं? इस साल है या अगले साल हो रहे हैं? क्या आप लोगों को मैं लग रहा है? इलेक्शन कमीशन अरे नहीं, फिर भी क्या तैयारी है? नहीं, क्या? हमारी तैयारी, हमने सबसे पहले 45 प्रभारी बनाए, हमारी तैयारी। हाँ। सेकंड लिस्ट हमारी इसी महीने में आ रही है। लेकिन ये तय करने का काम इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन की जो पारदर्शिता, उस पर कितने सवाल खड़े हो रहे हैं, ये आपके सामने। तो हो सकता है ये बात आप मुख्यमंत्री से पूछ लो, शायद उनको ज़्यादा पता हो कि चुनाव कब होने। मुझे तो ये पता है कि पंचायत चुनाव होने थे, सरकार की हालत इतनी कमज़ोर थी कि उन्होंने चुनाव नहीं कराए और पर्यवेक्षक बना दिए, और जिन ग्राम पंचायतों में पर्यवेक्षक बन गए और वहाँ अब उन पर निधि है नहीं, तो उनका काम नहीं होंगे, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार आए तो इनको सबक सिखाया जाए। शुक्रिया सर। ग्रामीण क्षेत्रों को इन्होंने पर्यवेक्षक बनाकर उनको सहयोग ना करके, निधि ना देके, उनको ताकत ना देके, उस क्षेत्रों को टूटी सड़कें और तमाम जो हालात उसके खराब रहेंगे उसके लिए मजबूर कर दिया। तो जनता को जो उसको दर्द दिया है, उस दर्द का एहसास सूद समेत होगा 2027 में। तो जेन जी डिसाइड करने वाली है? जेन जी भी डिसाइड करेंगी, महिलाएं भी डिसाइड करेंगी, बुजुर्ग भी डिसाइड करेंगे, और सरकार द्वारा पीड़ित कर्मचारी भी डिसाइड करेंगे कि क्या करना है।
चलो देखते हैं, हम भी आपको मिलेंगे चुनावों के दौरान। शुक्रिया सर, धन्यवाद। इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता से बात करने के लिए। धन्यवाद।